जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आपके लिए डेली यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आप सभी साथियों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, हम लोग का जो मेन टारगेट है कि 25 में 25 प्रश्नों को किसी भी तरह एसएससी एग्जाम में फॉलो कर लेना है। उसको किसी भी तरह हम लोग को जो है 25 नंबर के जो प्रश्न आएंगे जनरल अवेयरनेस को, उसको किसी भी तरह सही करना है हम लोग को। ये बस हम लोग का टारगेट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को फॉलो कर दीजिए और एक लाइक जरूर बनता है, उस लाइक को जरूर करिए। ठीक है, तो आइए सबसे बेस्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जो फर्स्ट प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट प्रश्न है कि अकबर के शासन काल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है। सुंदर सा प्रश्न है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि जो अकबर के शासन काल के दौरान मुगल काल की जो राजस्व प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जब्ती कहा जाता है। देख सकते हैं डी ऑप्शन में यहाँ पे सही हो रहा है, दिया गया है जब्त या जब्ती कहा जाता है उसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। जो अकबर के शासनकाल 15वें वर्ष लगभग देख सकते हैं 1570 से लेकर 1571 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जिसका नाम था जब्ती, इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी ध्यान रखना होगा, टोडरमल जो अकबर टोडरमल अकबर। ठीक है, ये इससे याद कर सकते हैं, या खालसा भूमि से रिलेटेड प्रश्न आता है, खालसा भूमि तो अकबर याद कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज अकबर के शासनकाल में जो है सर्वजित है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे जो है इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेती का मूल्य या वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों को निर्धारित किया जाता है। मतलब जो ये प्रणाली है, इस प्रणाली में भूमि की जो पैमाइश है या खेती कह सकते हैं, या उसके द्वारा जो पैदावार होती है उसको आंकने के लिए एक आधार इंगित किया गया है जिसका नाम है जब्त या जब्ती। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? तो एक लाइक जरूर बनता है, इस वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है, यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है पेलग्रा होगा। यहाँ पे जो पेलग्रा रोग है ये निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है। जो पेलग्रा रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B3 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है जो पेलग्रा रोग है, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ये पेलग्रा रोग के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। तो निकोटिनिक अम्ल या कह सकते हैं नियासिन, ये जो है विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा नामक रोग होता है। पेलग्रा नामक जो रोग होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग जरूर। ठीक है, नियासिन को आम भाषा में विटामिन B3 भी कहा जाता है। जो नियासिन कह सकते हैं या निकोटिनिक अम्ल कह सकते हैं, इसको आम भाषा में विटामिन B3 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका अगर लक्षण की बात करेंगे तो दस्त होगा। ठीक है, इसके बाद सूजन होगा, पाचन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी देखने को मिलेगा। ये सारे चीज इसके लक्षण होंगे पेलग्रा रोग के। ठीक है, यह पेलग्रा जो रोग है उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे मक्का जो होता है प्रमुख आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे मतलब उस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा ये रोग होता है जहाँ पे मक्का होता है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आहार के रूप में, खाने के रूप में किया जाता है, तो उसी जगह पर ये रोग होता है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे जो अगला कुछ पॉइंट है कि जो ये रोग है इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद करना होगा, पेलग्रा रोग को कहा जाता है। 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है दोस्तों, फिर से मैं पूछ रहे हैं, तो पेलग्रा रोग को कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगला यहाँ पे देखेंगे थर्ड प्रश्न है कि भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी है। ठीक है, ये कुछ याचिका का मतलब होता है रिट्स होता है,
याचिका का मतलब होता है रिट्स होता है, ठीक है, जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं को कितने प्रकार वर्णित है? जो संविधान में जो याचिका दायर की जाती है वह कितने प्रकार से वर्णित होते हैं? तो वह 5 प्रकार से वर्णित होती है। वह कितने प्रकार से? तो वह 5 प्रकार से। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कौन कौन से रिट्स है भैया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो ध्यान में रखना होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं ये अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये अपना रीट जारी करते हैं, ठीक है। और जो हाई कोर्ट होते हैं, जो उच्च न्यायालय होते हैं, ये 226 के तहत ये अपना रीट जारी करते हैं। तो दोनों जो हो गए अलग अलग जो आर्टिकल के तहत अपनी रीट जारी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न, आते हैं प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जाएगा। उच्च न्यायालय की बात करेगा तो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अनुच्छेद 32(2) में 32 के भाग 2 में रीटों की चर्चा की गई है, ठीक है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित है, जिसमें 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है आर्टिकल 32 के 2 में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो 5 जो रीट हैं ये कौन कौन से हैं। तो बंद प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, प्रतिशोध, उत्प्रेरण और अधिकार जो परीक्षा है, ये 5 प्रकार के रीट जो है देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे जो 4 प्रश्न है देखिए कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया है। वायसराय प्रथम कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 5 प्रश्न है कि ढक्कन महोत्सव 5 दिनों तक, ढक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किए जाने वाला एक महोत्सव है जो ढक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ये महोत्सव जो है निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड है, संबंधित है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब आप लोग को आंध्र प्रदेश के बारे में जो इतने भी त्यौहार हैं ये सारी चीज़ बताते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश के, देखिए ब्रह्म उत्सव, भीष्म एकादशी, ढक्कन महोत्सव, पोंगल, मकर संक्रांति, त्यागराजा महोत्सव, ये सारे जो त्यौहार हैं ये मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो पोंगल भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मकर संक्रांति भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ध्यान रखना होगा त्यागराजा महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना होगा दोस्तों। केरल की बात करेंगे तो केरल में ओणम मनाया जाता है, विशु और पूरम ये केरल में मनाया जाता है। केरल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ओणम मनाया जाता है, विशु मनाया जाता है और पूरम मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लोकरंग हो गया, लोकरंग त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे। खुजराहो नृत्य मनाया जाता है, खुजराहो नृत्य महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और दिवाली जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो सारे जो स्टेट हैं अपने सारे स्टेट जो हैं इनका त्यौहार कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग का बिहार का भी देखिएगा तो कुछ अलग होगा, उत्तर प्रदेश का भी कुछ अलग होता है। तो महाराष्ट्र में चलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस गणेश चतुर्थी होता है। इसके बाद नागपंचमी, गुड्डी पड़वा, ये जो है महाराष्ट्र राज्य में इस त्यौहार को इस्तेमाल किया जाता है, मनाया जाता है। आगे देखिएगा जो कर्नाटक है उगादी, ठीक है, उगादी त्यौहार है यहाँ पे मनाया जाता है। महामस्तक अभिषेक यहाँ पे मनाया जाता है। मैसूर की बात करेंगे दशहरा, मकर संक्रांति ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आ गया नवरात्रि, रामनवमी, ब्रह्म उत्सव, इसके बाद कंस का मेला, श्रवण महोत्सव, रामलीला, गंगा महोत्सव, ये जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सारे त्यौहार को जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, ध्यान में रखिएगा प्रश्न आ सकते हैं।
अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है। तो फुटबॉल मैच के बारे में आप लोग को बताए थे कि इसमें 1.5 घंटा का समय दिया जाता है, मतलब 90 मिनट का समय दिया जाता है फुटबॉल मैच को खेलने के लिए। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें बॉल को पैर से खेला जाता है। फुटबॉल को हम लोग उसको पैर से खेलते हैं, इसीलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है, ठीक है। खेल में भाग लेने के लिए 11 खिलाड़ी खेल का हिस्सा लेते हैं, खेल का हिस्सा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल की अवधि 90 मिनट मानी गई है, ठीक है। 45 मिनट पर 2 मध्यांतर में इसको विभाजित किया जाता है और इस खेल को खेला जाता है। तो 45 मीटर का मध्यांतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान में रखिएगा, फुटबॉल खेल से रिलेटेड। अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो प्रश्न है 7, यहाँ पे 7 प्रश्न है कि मशरूम चट्टानों का निर्माण किसके कारण होता है। मशरूम चट्टानों का निर्माण किसने के कारण होता है। तो हवा के अपरदन के कारण, ध्यान में रखना होगा, हवा के अपरदन के कारण जो मशरूम चट्टान है इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा आप लोग। देख लीजिए यहाँ पे कुछ आप लोग को बता देते हैं। जो मशरूम चट्टाने हैं या रॉक पेडस्टल कहते हैं, ये विशिष्ट मशरूम के आकार की स्थलाकृति है, ठीक है, जो हवा या जल के कटाव की क्रिया से बनती है। यह हवा या जल के कटाव की क्रिया से बनती है। जहाँ हवा चट्टान के बाहरी हिस्से से टकराती है तो वहाँ की जो अपरदन की क्रिया होती है उस मशरूम चट्टान का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो आमतौर पर ये जो मशरूम की खेती होती है ये कहाँ पे, रेगिस्तानी स्थानों पर जो मशरूम चट्टानें पाई जाती है वहीं पे हम लोग को ये देखने को अधिकांशतः मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, जो 8 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। बक्सा किला किस भारतीय राज्य में मिलेगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बक्सा किला पश्चिम बंगाल में मिलेगा दोस्तों, ध्यान में रखना होगा। बक्सा किला किस राज्य में मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में बक्सा किला मिलेगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लीजिए। बक्सा किला जो है ये पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के बक्सा टाइगर रिजर्व में स्थित है। बक्सा किला, ठीक है, कहाँ पे, तो बक्सा टाइगर रिजर्व, ये जो अलीपुर दरबार है इस पश्चिम बंगाल का जिला है, यहीं पे बक्सा किला स्थित है। इसका इस्तेमाल होता है तिब्बत के शरणार्थियों के शिविर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बक्सा किला का इस्तेमाल जो होता है, जो तिब्बत से शरणार्थी आते हैं उनके लिए बक्सा किला का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, जो 9 प्रश्न है। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी थी। कौन सा ऐसा शासक था जिसके अधीन में होके दिल्ली की सबसे पहली राजधानी बनी थी, तो वह था तोमर राजपूत। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। वह कौन था शासक था दोस्तों, तो तोमर राजपूत था, ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली के सबसे पहले राजधानी के रूप में तोमर वंश के राजा अनंग पाल ने बनाया। तोमर वंश के जो राजा थे अनंग पाल, इन्हीं के द्वारा दिल्ली की सबसे पहले राजधानी बनाई गई। इतिहास है, थोड़ा सा जानकारी आप लोग रखिएगा। दिल्ली का इतिहास जो है महाभारत जितना पुराना है उतना ही है। महाभारत जितना पुराना है उसी तरह दिल्ली का इतिहास भी सबसे ज़्यादा पुराना है। इसे इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ के पास जो है 7 शहर बनाए गए। कौन कौन से, लालकोट जिसको किला राय, पिथौरा, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद, जहांपना, दीनपना और शाहजहानाबाद। ये जो हैं 7 शहर बनाए गए किसके आसपास, तो इंद्रप्रस्थ के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न जो 10 है। यहाँ पे 10 प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी।
ध्यान में रखना होगा। जब भारत का जो संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा में इकट्ठा जो थी उस समय महिलाओं की महिलाओं की जो संख्या थी सदस्य के रूप में, वह उस समय कितनी थी। सुंदर सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो उस समय महिलाएं जो थी 15 थी। कितना थी महिलाएं? 15। राइट आंसर यहाँ पे सी हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानकारी इसके बारे में रखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या 15 थी। वे महिलाएं कौन कौन सी है? तो सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, इसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई दक्षयानी, बेकायदुनी, इसके बाद लीला राय, एनी मस्क्रिनी, रेणुका राय, मालती चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन। ये जो है 15 महिलाएं हैं जो भारतीय संविधान की सदस्य है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न आ सकते हैं। 11 प्रश्न बहुत सुंदर सा है। निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है? सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है ये सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में सोशल हार्मनी पुस्तक को लिखे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो सोशल हार्मनी पुस्तक है इसके लेखक नरेंद्र मोदी हैं। इस पुस्तक में समाज के हाशियों पर रहने वाले जो दलित महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उन्हीं पर लेख के संग्रह किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका लेखन जो है अंग्रेजी में हुआ है। इसका लेखन जो है अंग्रेजी में हुआ है इस पुस्तक का लेखक। ठीक है, तो समाज के हाशियों पर रहने वाले जो दलित वर्ग के लोग हैं, दलित महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उनके बारे में नरेंद्र मोदी की जो किताब है उसमें इसको लिखा गया है, इस लेख को। समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे, जो 12 प्रश्न है 12। यहाँ पे 12 प्रश्न है कि निम्न में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? कौन सा ऐसा बीमारी है भैया? तो उस बीमारी का नाम हो जाएगा गठिया। उस बीमारी का कौन सा नाम है? गठिया। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। गठिया देख लीजिए, इसके बारे में आप लोग बताते हैं। गठिया जो होता है, गठिया ये हड्डियों और जोड़ों का दर्द होता है। ये हड्डियों में जो पैरों का जोड़ों का जहाँ पे जोड़ा है हम लोग का शरीर में, वहाँ पे ये बीमारी हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हमारे शरीर में। ठीक है, इस जोड़े के दर्द में आप लोग देख सकते हैं अकड़न, सूजन होने के कारण व्यक्तियों को चलने फिरने में, अपने जो नियमित कार्य करते हैं उसमें परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक है, इसमें बीमारी क्या है? स्ट्रेस बीमारी, आंत्र हो गया, आंत्र ज्वार होता है, पोलियो होता है, हैजा का फैलना, दूषित जल और खराब जो स्वच्छता होता है उसके कारण ये बीमारी होती है गठिया। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है आप लोग को, जो भी आप लोग को कोटेशन बता रहे हैं। यहाँ पे जो 13 प्रश्न है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV रमना, ध्यान में रखना होगा, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना, इनमें से ये जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। NV रमना जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। समझ में आ गया। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देश के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना, ये नुथलपति वेंकट रमना इनका पूरा नाम है। ये आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले से रहने वाले हैं। ठीक है, अभी तो 48वें आप लोग को पता चल गया, लेकिन अगर आप लोग को दिमाग में आना चाहिए जो हमारे 50वें, जो अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नाम है। जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 9 नवंबर 2022 को पद
स्थापित किए हैं। तो ध्यान में रखना होगा, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान समय का, वह है चंद्रचूड़ है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किए थे। वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित, जो 49वें हैं, जिनका संबंध महाराष्ट्र के 16 पोस्ट है। तो 48, 49, 50 आप लोग को तीनों याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है। 48वां एन वी रमना, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अगर 49 की बात करेंगे तो यू ललित हो जाएंगे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और जो 50 जो हैं ये कौन से हुए हैं, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न है कि नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये तीर्थ स्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीनों जो है तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे है भैया, तो देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी मानी जाती है। इसका उद्गम जो है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान पर है। आकार और विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा बड़ी जो नदी है गोदावरी, इसको कहा जाता है। ये नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान पे स्थित है। ठीक है, और स्थान पे होता है इसका उद्गम। यहाँ पे बात करेंगे पूर्णमंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सारी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, पूर्णा, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां है। अगला हम लोग प्रश्न बढ़ेंगे, जो 15 प्रश्न है कि एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने, हटाने योग्य कार्टेज में एकत्रित करता है, जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, जो कंटेनर आधारित जो स्वच्छता होती है, ये ऑप्शन बी सही हो रहा है। कंटेनर आधारित स्वच्छता, ठीक है, कंटेनर के द्वारा लिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो कंटेनर आधारित जो स्वच्छता प्रणाली है, इसके अंतर्गत शौचालय मानव मल को एकत्रित करके पोर्टेबल कंटेनर में भरकर उसको सील करके लिया जाता है। आप लोग को पता ही है, ताकि इसमें किसी प्रकार का बिखराव न हो और इसे ट्रीटमेंट प्लांट तक इसे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट था। तो आपके लिए हम 15 प्रश्न लिए थे। कैसा लगा क्लास आप लोग को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा।